Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, civics, and today we discuss about separation of power. Last day we discussed the different form of government in India, and today we discuss separation of power in India. सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि जो स्टेट होते हैं उनमें किस प्रकार से जो गवर्नमेंट बनती है फिर उनमें पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 organs ऑफ स्टेट. स्टेट मतलब गवर्नमेंट कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसके कितने organs होते हैं 3. दीज आर द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका. द लेजिस्लेचर्स रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. जो लेजिस्लेटर है विधानसभा जो होती है, विधायिका. विधायिका में जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं इलेक्टेड, चुने हुए. द एग्जीक्यूटिव इज़ ए स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज. जो कार्यपालिका है ये कुछ लोगों का समूह होता है जो उत्तरदायी होते हैं कि जो नियम बने हैं उनमें चेंज करना या कोई नया नियम बनाना. एंड रनिंग द गवर्नमेंट, और इस प्रकार से सरकार को चलाने में ये अपनी भूमिका निभाते हैं. द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड more about in unit 3 of this book refers to a system of a court in the country. यानी जो हमारे कोर्ट होती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो जुडिशरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं. In order to prevent the misuse of powers by any one branch of state, constitution says that each of these organs should exercise different powers. कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है या कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मिसयूज करता है पावर्स का, तो जो हमारा संविधान है उसमें कहा गया है कि अलग अलग पावर का अगर कोई मिसयूज करता है तो उन सभी को क्या किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी. थ्रू दिस ईच ऑर्गन्स एक्ट एज ए चेक ऑन द अदर organs of the state and they ensure that balance of power between all three. देखो 3 ऑर्गन्स है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. तो ये तीनों एक दूसरे पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं. इसका मतलब ये है कि कहीं कोई अपनी मनमानी करना शुरू ना कर दे. उनमें बैलेंस बनाए रखने के लिए ये आपस में पावर पर क्या रखते हैं, कंट्रोल करते हैं एक दूसरे की. यहाँ पर जो स्टेट वर्ड है इसका मतलब क्या है, राज्य नहीं है. दिस डज नॉट रेफर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट. रादर वी यूज स्टेट वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग लॉज. इसका मतलब क्या है, स्टेट से, गवर्नमेंट से है जो उत्तरदायी होती है प्रशासन को चलाने के लिए, नियमों को लागू करवाने के लिए. द गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शन. इलेक्शन होते तो हम अपनी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल्स हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी. दूसरी साइड में जो राज्य शब्द है ये एक राजनीतिक संगठन है जिसमें जो उस एरिया में रहने वाले पर्टिकुलर लोग और वहाँ होने वाली घटनाओं को डेफिनेटली बताया जा सकता है, एक क्राइटेरिया फिक्स किया जा सकता है. वी कैन द स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट. हम बोलते हैं कि इंडिया या इंडियन इज ए स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा. इनके लिए स्टेट वर्ड किसके लिए, एक पर्टिकुलर विशेष जो राज्य हम कहते हैं इसके लिए नहीं है, गवर्नमेंट है जो वहाँ पर शासन चला रही है. द इंडियन स्टेट हैज़ ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है जहाँ पर लोकतांत्रिक प्रकार की सरकारें हैं. दिस गवर्नमेंट फॉर इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस स्टेट. ये जो राज्य, ये सरकार है, ये राज्यों का अलग अलग पार्ट नहीं है. दिस स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट. राज्य किससे संबंधित है, सरकार से. कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट. इनको चेंज नहीं किया जा सकता आपस में. फोर्थ फंक्शन इज़ दैट फंडामेंटल राइट. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये 6 फंडामेंटल राइट हैं. आप सभी को ये राइट करने हैं, थोड़ा थोड़ा करके, पूरा नहीं राइट करना, केवल कुछ ही पॉइंट्स इनके राइट करने हैं. फंडामेंटल राइट
The section on fundamental right has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution। जो मौलिक अधिकार हैं इनको भारतीय संविधान के क्या कहा गया है? आत्मा कहा गया है। Colonial rule had created a certain suspense of the state in the mind the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India। तो जो कॉलोनाइल रूल का मतलब है, अंग्रेज यहाँ पर थे, उन्होंने हमारे माइंड में यानी लोगों के माइंड में एक ऐसा संदेह सेट कर दिया था कि जो राष्ट्रवादी हैं और जो हम सभी, ठीक है, हम सभी राष्ट्रवादी थे कि उसको क्या है, एक लिखित संविधान बनाया जाना चाहिए जिसमें जो पावर है, स्वतंत्र भारत जो बनेगा अगर उसमें जो पावर्स हमें मिलेंगे उनका मिसयूज़ ना किया जाए, इसके लिए बात कही गई थी। फंडामेंटल राइट देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्री। अरे कोई देशद्रोही होता है, कोई संदेह है या कोई अलग काम करता है, उन सब से बचाने के लिए हमारा फंडामेंटल राइट काम आते हैं। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर। और कोई जैसे हम स्टडी करते हैं चीन के प्रधानमंत्री को, उत्तरी कोरिया के और हिटलर को, तो ये क्या थे? पावर का मिसयूज, एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर इन्होंने किया बाय द स्टेट। कोई एक व्यक्ति पावर का प्रयोग ना करे। द कॉन्स्टिट्यूशन थर्स गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे राइट्स की क्या करता है? गारंटी देता है। केवल हमारे ही नहीं, जो हमारे स्टेट लेवल पर भी हमें मिले हैं और उससे नेशनल लेवल पर भी। मोरएवर दी वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज, इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो संख्या में कम है, अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है। आल्सो एक्सरसाइज द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। वो भी क्या करते हैं कि उनके लिए कुछ प्रावधान होना चाहिए संविधान में ताकि उनको बचाया जा सके, सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर आल्सो गारंटी द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ अगेंस्ट द मेजॉरिटी। तो इस प्रकार से जो हमारा संविधान है वो गारंटी देता है किसको? अल्पसंख्यक को। किसमें? कि जो मेजॉरिटी में है कहीं वो इनका डिस्क्रिमिनेशन ना करे कहीं किसी भी साइड से। फंडामेंटल राइट देयर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड। जो मौलिक अधिकार हैं इनके दो उद्देश्य हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन ए पोजिशन ऑफ क्लेम दोज राइट। यानी कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी पोजीशन में है उसके अगेंस्ट कोई भी अपराध है तो वो इनका प्रयोग कर सकता है। सेकेंडली दिस राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी। और ये जो नियम है ये सभी के लिए हैं। दैट हैज़ गोट द पावर टू मेक लॉ। जिसको यह अधिकार है भाई जिसने नियम बनाए हैं तो उन सभी के लिए बाउंड किया जाता है। In addition to fundamental right, the Constitution has a section called Directive Principle of State Policy, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। इनके साथ ही हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं। This section was designed by the members of Constitution Assembly to ensure greater social economic reforms। भारतीय संविधान को बनाने वाले जो संविधान सभा के सदस्य थे उन सभी ने क्या दिया है? सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए इनको बनाया है। किसको? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को। एंड टू सर्व अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट। और ये एक गाइड, मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे जो स्वतंत्र भारत होगा। इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेज। और जो इतनी बड़ी संख्या में अपने इंडिया में क्या थी उस टाइम भी, गरीबी, उसको कम करने में ये सहायक होंगे। नेक्स्ट इज दैट सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्ष। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? देखो, ऐसा राज्य जो किसी भी एक धर्म विशेष को अपना
आधिकारिक रूप से धर्म नहीं मानता, जिसमें सभी धर्मों को समान माना जाएगा, जैसे कि आपका इंडिया। यू नाउ अंडरस्टैंड द वे इन विच ए कंट्री हिस्ट्री ऑफन डिटरमाइन द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट ए कंट्री अडॉप्ट फॉर इट्सेल्फ। आप जैसे कि समझ जाओगे, किसी भी देश के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ से अलग अलग प्रकार के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में जानकारी होती है, जो उन्होंने स्वयं राइट किए हैं या उसको बनाया है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट वुड लाइक ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री टू adhere to, including the representative that we elect to rule us। किसी भी देश में देखोगे आप तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो वहाँ पर जो विचारधाराएं आती हैं, लोगों को जो सबको समान माना जाता है, अधिकार दिए जाते हैं, फिर वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। इट मीन्स प्रतिनिधि को चुनने का मतलब है कि वो अपने शासक को चुन रहे हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट रूल्स विल अफेक्ट द गेम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल लिया था फुटबॉल का। अगर हम फुटबॉल के नियम्स में चेंज करते हैं तो नियम के चेंज होने से क्या होगा, गेम में परिवर्तन। सेम पॉलिटिकल में भी है, राजनीति में भी है कि अगर हम चुनाव के माध्यम से अपने लीडर को चेंज करते हैं तो चेंज होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन चेंज ओवर द ईयर टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न ऑफ द पॉलिटी। तो भारतीय संविधान में जो है टाइमली चेंज होते रहते हैं। Often a major change in the constitution mean a change in the fundamental nature of the country। इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बड़ा चेंज तो हमारे जो मौलिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्वरूप, उसमें परिवर्तन होने से देश की जो पॉलिटिकल है उसमें चेंज होगा, 100% होगा। वी saw दिस इन द केस ऑफ नेपाल का एग्जाम्पल हमने लिया। एंड हाउ इट नीड्स टू अडोप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसे उनको एक नए संविधान की ज़रूरत थी। आफ्टर इट दैट रिसेंटली बिकेम ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और बाद में वहाँ पर क्या हुआ, लोकतांत्रिक समाज की स्थापना। द डिफरेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़। तो ये हमने तो कुछ ही फीचर्स को रीड किया, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इसमें अलग अलग विचारधाराओं को शामिल किया गया है। दैट आर ऑफन नॉट ईजी टू ग्रैस्प, जिनको समझना इतना आसान नहीं। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, इसके लिए इतना ही है। इन द रेस्ट ऑफ, बाकी हम जो हायर क्लासेज में जाएंगे 9th-10th में, वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।